सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस तरीके की घटना है जिससे पूरा दुनिया स्तब्ध रह गया। मतलब और भी घटनाएं होती हैं और होती थी, लेकिन साल के शुरू में जब लोग जो है शुभकामनाएं दे रहे थे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पीनेस का माहौल था, न्यू ईयर कहते थे और सद्भावना और प्रगति और शांति की कामना कर रहे थे, उस मौके के ऊपर अमेरिका ने ये जो गुंडागर्दी का क्रियाकलाप किया है, ये इसके जो निहितार्थ हैं उनको समझने की ज़रूरत है। वेनेजुएला एक छोटा सा देश है, करीबन हरियाणा जितनी आबादी है। उसके दो अपराध हैं। एक तो ये क्योंकि वो अमेरिका के पड़ोस में है, जिनको साउथ अमेरिका कहते हैं। अमेरिका के साउथ में जो भी वो लतीनी अमेरिका के देश माने जाते हैं, उनमें से एक है। दूसरा ये कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला में है। और ये जो लातिन अमेरिका के और भी देश हैं, बोलिविया है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, चिली है, कोलंबिया है, उन देशों में भी कुदरत ने खनिज पदार्थ बख्शे हैं बड़े समृद्धि के साथ। कहीं पे कॉपर है, कहीं दूसरी माइंस हैं, कहीं गोल्ड है, सोना, कहीं लिथियम है। तो ये जो खजाना है उन देशों के पास, उसकी वजह से इतिहास में इन सारे देशों के ऊपर बहुत निर्ममता से हमले किए जाते रहे हैं। पिछले 250-300 साल में हम देखने लगे। और उनके ऊपर जितने जुल्म हुए हैं, उतना ही प्रतिरोध की क्रांतियां भी हुई हैं जी। ये दूसरा एक पहलू है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा इन देशों के ऊपर जो उपनिवेशवादी कब्जा रहा वो स्पेन का रहा। और स्पेन से मुक्ति के लिए इन देशों की जो लड़ाइयाँ हैं, जो विद्रोह हैं, अपने देशों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों को वो अपने देश की जनता के लिए प्रयोग कर सकें, ये संप्रभुता और अधिकार केंद्रीय रूप से वहाँ के विद्रोहों में रहा है। अच्छा जी। और ये वेनेजुएला में और ये जो दूसरे देशों के मैं नाम बता रहा हूँ, इनके बहुत बड़े हीरो हुए हैं साइमन बोलीवार जी। सिमोन बोलीवार, वो लगा लो कितनी 18वीं शताब्दी में 1750 के बाद से लेकर 1800 कुछ तक वो रहे। बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं, क्रांतिकारी योद्धा और लड़ाका इन सभी देशों के। अच्छा। इसीलिए वो वैसे वेनेजुएला के ही थे। अच्छा। सिमोन बोलीवार। और बोलीवारियन रिवॉल्यूशन कहते हैं उन देशों में जितनी भी हुई, उनके प्रतीक चिन्ह वही रहे हैं। अच्छा जी। प्रेरणा स्रोत रहे हैं वहाँ की जनता के, तमाम देशों की जनता की। और एक के बाद एक वहाँ पर इसी संघर्ष में अपने संसाधनों को बचाने के लिए, जो कि देखो एक क्या कहते हैं जिसको मतलब नेचुरल जस्टिस जो होता है, प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है दुनिया के अंदर। संसाधनों पे पहला हक वहाँ के लोगों का होता है। वहाँ के लोगों का होता है। और उसकी बजाय उसके ऊपर जो नज़रें रही हैं कंपनियों की, वो पहले स्पेन की थी, उसके बाद फ्रांस की भी, फिर अमेरिका की कंपनियों की नज़रें रही। वेनेजुएला के भी तेल की वजह से
कई वहाँ पर ऐसे परिवर्तन हुए। और ये जो मादुरो साहब हैं, इससे पहले ह्यूगो सावेज, हाँ जी, ये तो 2013 में आए हैं। हाँ, ह्यूगो सावेज की असामयिक मृत्यु हो गई थी कैंसर से। अच्छा। बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति वो थे, और उन्होंने ये देश की जनता से वायदा किया, वामपंथी थे वो, कि हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो ये जो तेल के हमारे यहाँ कुएं हैं, इनके ऊपर जो प्राइवेट कंपनियां अमेरिका की नियंत्रण रखती हैं, उसका हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे। ठीक है जी। और उससे जो भी आमदनी होगी देश की, वो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास उसके अंदर लगाएंगे। इसको लगा देंगे। और उनको भारी समर्थन मिला और वो चुने गए। चुने जाने के बाद 2002 में उनका अपहरण कर लिया, जैसे अब मादुरो साहब का हुआ। अच्छा, अमेरिकी सेनाओं ने? अमेरिका के जो उनकी कई तरह की सेनाएं होती हैं, कुछ उनके ना मतलब माफिया टाइप की एक्टिविटी करने वाली गैंग्स हैं, मतलब अच्छा, जो सरकारी हैं बाकायदा, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के हुक्म पर उनको उनके रेजिडेंट से राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज को अपहरण करके ले गए एक टापू पर। और वेनेजुएला की जनता सड़कों के ऊपर आ गई भारी संख्या में। 47 घंटे के बाद वापस लाना पड़ा। अच्छा। दूसरे का नाम भी रख दिया था राष्ट्रपति के रूप में, किसी कठपुतली आदमी का, टिक ही नहीं पाया। और जनता का विद्रोह ऐसा था, ह्यूगो सावेज को बहाल कर हमारे देश में आए थे वो। अच्छा। मुझे याद है जेएनयू में भी भाषण देके गए थे। तो खैर, तब से अमेरिका को इस बात की खुंदक है। और क्योंकि अमेरिका का शासन कारपोरेट कंपनियों का ही शासन होता है, जैसे अब अपना होने लग रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है उसी तरह से। हाँ, वहाँ का तो बहुत पहले से है। वो जितना वहाँ का साजो सामान, फौज फरडा जो भी कुछ है, वो कारपोरेट की सुरक्षा के लिए होता है। वो जो उनके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ खड़ा हुआ है। तो ये पहले से ना क्या बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। अब बिना बहाने तो कैसे? वो कहते हैं कि भाई वेनेजुएला जो है वो ड्रग की तस्करी में सम्मिलित है, वहाँ की सरकार, ये जो नशा की होती। अपने यहाँ एक ना गुजरात की बंदरगाह है अडानी की, बहुत पकड़ा जा चुका है। कितने 1000 करोड़ की वहाँ पे नशा पकड़ा गया था। आज तक यही नहीं पता कौन भेजने वाला था और उस बंदरगाह के ऊपर कैसे पहुंच गया था वो। कई बार पहुंचा के कई बार पहुंचा होगा। तो खैर, लेकिन अमेरिका जो खुद बहुत बड़ा तस्कर है इन तमाम चीज़ों का, उसने तस्करी का, ड्रग का आरोप लगा के और 2-3 महीने तक उनकी जो कैरिबियन सागर है वहाँ, उसके ऊपर जो किश्तियाँ होती हैं उन पे बम्बार्डमेंट सी बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे तनाव तो ये चल रहा था, लेकिन अब अचानक ये ऐसा वो इतना बड़ा कार्रवाई कर देंगे, ये किसी को अंदेशा नहीं था। शायद हो सकता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी नहीं रहा होगा इतना बड़ा अंदेशा कि वो ये काम कर देंगे। दुस्साहस मतलब इस तरीके का भी कर देंगे। आखिर दुनिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, कानून है, यूएनओ है। यूँ तो चीन ताइवान को ऐसे ही कर दे, किसी को कोई भी कल कहीं पे भी कर दे कोई। तो ये इसको चलते हुए यूँ सोचते थे कि भाई अगर किसी देश को किसी दूसरे देश के साथ तनाव है और कुछ इस प्रकार की दिक्कतें हैं, तो बैठ के ही तो वार्तालाप से हल हो सकती है ना जी। और उन्होंने कहा था भाई आपकी क्या शिकायतें, क्या नहीं है, हमें आप बताओ क्या है। लेकिन एक इसकी जो पृष्ठभूमि देखी जाए तो इन देशों के अंदर कोई भी ऐसा
साम्राज्यवाद विरोध की राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलने को कितना अमेरिका मतलब ना खुशगवार समझता है, नागवार समझता है, इसका अंदाजा क्यूबा एक देश है उससे लगाया जाना चाहिए जी। और क्यूबा भी वहीं पर साउथ क्यूबा में भी अमेरिका बड़ा विरोध हो रहा है अमेरिका का। वो तो अमेरिका में खुद विरोध हो रहा है। ये जो मादुरो को पकड़ा, व्हाइट हाउस के सामने बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। खैर, क्यूबा में 1959 में क्रांति हुई थी फिदेल कास्त्रो ची गुवेरा के नेतृत्व में, और राउल कास्त्रो जो उनके भाई थे, वो नेता थे, वो जनरल होते थे एक फौज के, बटिस्टा, उनकी तानाशाही थी, वो अमेरिका सपोर्टेड थे, उनसे वो राष्ट्रीय मुक्ति एक तरह से। बटिस्टा तो हालांकि भाग गए थे क्रांति में, और ये एक के बाद एक होता रहा। तो तब वो जो रेवोल्यूशन हुआ था क्यूबा का, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, वो ये समझ लो भाई अमेरिका की नाक के नीचे लाल झंडा फहरा रहा हो, तो उन्होंने तो एक पूरा मंत्रालय खोल रखा है क्यूबा की तबाही के नाम से, घोषित रूप से है। अच्छा। और कितने ही उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे फिदेल कास्त्रो की हत्या के लिए, इसके ऊपर कितना ही लिटरेचर लिखा गया। जबकि वो यूएनओ में भी जाते थे बोलने के लिए, फिदेल कास्त्रो, न्यूयॉर्क, चे गुवेरा भी जाते थे। यहाँ तक भी हुआ कि उनको जो कमरा अलॉट हुआ था उस कमरे में विस्फोट हो गया, लेकिन वो जानबूझ के दूसरे कमरे में शिफ्ट करके पहले ही इतने एहतियात वो बरतते थे। CIA का बहुत गहरा खेल मतलब। तो उनको ये लगता है कि भाई और ज़्यादा क्यूबा वहाँ नहीं होने देंगे हम। और बड़ी रोचक कह लो या जैसी भी, लेकिन ऐसी बहुत दर्दनाक भी कह लो कहानियाँ हैं जो इनके साथ ही। एक देश चिली है जिसको अंग्रेजी में चाइल कहते हैं जी। वहाँ पर कॉपर होता है, तांबा, जो कितनी ही औद्योगिकरण में उसका प्रयोग होता है, उसकी खाने हैं, उनके ऊपर भी अमेरिकन कंपनीज का कब्जा था। तो वहाँ एक सोशलिस्ट राजनीतिज्ञ हुए, साल्वाडोर एलेंडे। अच्छा जी। तो एलेंडे साहब ने कहा कि भाई हम अपनी कॉपर की जो माइंस हैं, खाने हैं, इनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। और वो चुनाव में खड़े हो गए और उनको भारी समर्थन मिला। साल्वाडोर एलेंडे राष्ट्रपति बन गए चिली के 1970 में, और उन्होंने उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जितना भी उनका मुआवजा वगैरह बनता था, बोला भागो भाई, तुम बहुत लूट चुके, ये भी हम फालतू में ही दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा मुआवजा कोई बनता नहीं। तभी से उन कंपनियों ने और अमेरिका की सरकार ने ये कहा कि भाई ये तो ज्यादती है मतलब, और ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो उन्होंने 1973 में 9/11 सितंबर को जो एक 9/11 हुआ न्यूयॉर्क का, ट्विन टावर्स के ऊपर, एक 9/11 चिल्ली वाला है जो राष्ट्रपति एलेंडे की हत्या कर दी। अच्छा। उसके महल के ऊपर हमला बोल के वहीं के एक जर्नल थे पिनोशे, ऑगस्टो पिनोशे, उसको गांठ रखा था इन्होंने। ये गांठ के रखते हैं एक पक्ष को, हमेशा रखते हैं, जैसे मतलब अभी वहाँ की हर जगह पे ना उनका सिस्टमेटिकली, जिसको हम घुसपैठ की और तख्ता पलट की कार्रवाइयाँ कहते हैं, वो प्रोजेक्ट है उनके सारे देशों के। जैसे अभी इनको अरेस्ट करने से पहले पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से कार्रवाई में रहा होगा। राष्ट्रपति एलेंडे की, और वो ना अपने आप को और अपने देश को उसके फौजी तानाशाही से डिफेंड करते हुए मारे गए। खुद उनके पास हथियार था मतलब। अच्छा। और चिली में फिर पिनोशे का मार्शल लॉ रहा, हजारों और लाखों लोगों के कत्ल हुए। मतलब एक ऐसी कैटेगरी होती थी सूची जिनको डिसअपीयर्ड पर्सन कहते थे। हाँ, कहाँ गया पता नहीं। उनका यही नहीं पता कि डेड बॉडी भी कहाँ गई। तो उनका एक तरीका था, वो जो भी विरोधी थे शासन के और मार्शल लॉ के, उनको हवाई जहाज़ों में भर के और समुद्रों में फेंक देते थे।
डिसअपियर्ड पर्सन्स का, वो बहुत ही बदनाम तानाशाही थी। और फिर उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और देश को फिर दोबारा से मुक्ति मिली, फिर से वहाँ वामपंथी शासन बना। मतलब ये इनका ना निरंतरता में अलग अलग देशों में ऐसा होता रहा है। अभी ब्राज़ील बड़ा देश है, उन देशों के अंदर राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ था और कोर्ट से उनको मतलब चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगवा दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, तब चुनाव लड़ा। अब वो राष्ट्रपति हैं, बहुत मजबूत मतलब अपने देश के संरक्षक की तरह से अभी भी बोले हैं वेनेजुएला के लिए, बहुत खुल के बोले। बोलीविया भी ऐसा ही देश है, इवो मोरेल्स वहाँ के राष्ट्रपति जी। तो ये असल में ना उस पूरे उपमहाद्वीप नहीं कह सकते, महाद्वीप कह सकते कि वो जो दक्षिणी अमेरिका के जो ये सारे के सारे देश हैं, इनका एक कॉमन इतिहास है जी। और इनकी एकता भी है आपस में एक दूसरे को बचाने की। पर ये बात है कि इन्होंने अपने संसाधनों का प्रयोग फौज के लिए नहीं किया। अपने फौज के लिए कर भी कितना सकते, 3 करोड़ के आबादी में कितनी फौज खड़ी करोगे आप? नहीं, चलो मान लो राष्ट्रीय एकता के लिए इस तरह के हथियार तो हो सकते थे, पर उनके ऊपर उन्होंने उतना खर्च नहीं, तेल से होने वाला जो भी, नहीं तो ये शेख वगैरह कितने जो आप देखेंगे अरब देशों में, वो कितने अयास किस्म के, ना कोई डेमोक्रेसी, ना लेना देना, कुछ भी नहीं। अमेरिका के तो बहुत ही लाडले हैं वो देश, उसको इसलिए है ना कि तेल दे रहे हैं, लेना देना नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से अब अमेरिका की फौज का कोई मुकाबला थोड़ी ना इस तरह से कर सकता है जब वो नंगई और गुंडागर्दी के ऊपर आ जाए। तो जो मैं चिल्ली की घटना बता रहा था, तो एक हेनरी किसिंगर होते थे। अच्छा जी। विदेश मंत्री कह लो या फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के जी। हेनरी किसिंगर उस टाइम के विदेश मंत्री थे जब निक्सन और फोर्ड राष्ट्रपति होते थे। ये तब की बात जब वियतनाम युद्ध था। उन्होंने चिली की घटनाओं के बारे में 1970 में ये कहा था सार्वजनिक रूप से कि हमारे देश के पिछवाड़े में अगर किसी देश की जनता मूर्खता की वजह से कम्युनिज्म लाना चाहे अपने देश में, तो हम बैठे बैठे थोड़ी देखते रहेंगे। ये उनकी सार्वजनिक कही हुई बात है, मतलब जो कहीं भी मिल जाएगी, हेनरी किसिंजर के नाम से गूगल के आप ढूंढ लें वहाँ पे। तो वो अपने आप को शुरू से ही क्या कहते हैं, वो दुनिया का थानेदार मतलब मानते रहे, मानते क्या साबित भी कर दिया उन्होंने है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ये किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, एक अर्थशास्त्र के एक शिकारी का कबूलनामा ये कह सकते हो। जॉन परकिंस नाम के एक लेखक है जॉन परकिंस। ये जॉन परकिंस ने 2004 में ये पुस्तक लिखी और इसमें इतनी जबरदस्त ढंग से पोल खोल रखी है उन्होंने कि हम क्या क्या करते। अमेरिकन अर्थशास्त्री थे ये, बोले हम अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों के रूप में हमें डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग देशों में कि हम उन देशों को सलाह देंगे वहाँ की एनर्जी के बारे में, बिजली के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। विशेषज्ञ बनकर हमें वैसी नीतियाँ बनवा लेंगे, तैनाती की जाती है और उसकी आड़ में हम वहाँ पर षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे कैसे मतलब इन देशों को काबू किया जा सकता है। और वो ये कहते हैं कि कितने ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों का हमने एयर क्रैश करवाया है, मतलब हवाई हादसे मरवा दिए उनको। वो ये कहने लगे कि मैं जब ये किताब लिख रहा था तब वो वहाँ के अधिकारी थे ये, लेकिन अमेरिका के शासन को आइडिया हो गया कि कुछ लिख रहा है, तो बोला उन्होंने ना मेरी जासूसी करनी शुरू कर दी। वो को अमेरिका के सभी लेखकों की जासूसी होती है, वो लिख रहा है और उन्होंने ये संकेत दे दिया जो भी कुछ तुम लिख रहे हो बंद कर दो। तो
ये कह रहा है उन्होंने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। तो मैं पता नहीं 8-6 महीने तक वो रोक दी थी। फिर बोला मेरे आत्मा जो है वो कचोटने लगी मेरे को कि हम कितना ये मतलब जुर्म कर रहे हैं किन्हीं अलग अलग देशों के खिलाफ। उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं फिर रिजाइन करके और वो लिख दी वो किताब। तो ये बताते हैं कि कितने देशों में वो इस तरीके की करते हैं। अमेरिका के विशेषज्ञों के नाम से तैनाती होती है, इवन दूतावासों में इस किस्म के उनके जासूसी के लोग होते हैं, और वो फौज के जर्नलों को, अलग अलग अधिकारियों को, वहाँ के जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनको गांठ के रखते हैं। और ये निश्चित रूप से मुझे लगता है वेनेजुएला में ऐसा फौज में उनका जरूर मिलेगा। वहाँ की उपराष्ट्रपति उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं आप अमेरिका के साथ मिलकर काम करूंगी। अच्छा, साथ में क्या करते हैं कि वहाँ विद्रोह भी खड़े करो। अब वो जो दिखा रहे हैं ना कि सेलिब्रेशन कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ पे, समारोह मना रहे हैं, उससे कितने ही वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, लोग अमेरिका के खिलाफ विद्रोह करने लग रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन उसको पेश इस तरह से करेंगे जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब कुछ न कुछ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी चुनाव में 30-35% वोट ना मिले होंगे। अगर इनको 36-37% मिले होंगे तो उनके नज़दीक भी कोई क्लोज कंपटीशन में रहे होंगे, तो वो लोग क्या नहीं सड़कों पे आ रहे होंगे, वो भी आ रहे होंगे। बिल्कुल। जब में उर्मिलेश जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, अच्छा, उन्होंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये साफ हो गया है कि वेनेजुएला में तख्ता पलट की जघन्य और अवैध कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ही रातों रात लैटिन अमेरिकी देश पर अमेरिकी सेना ने इतना बड़ा हमला किया। जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सैन्य कब्जे में हथकड़ी पहनाकर अमेरिका लाया गया, वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 1945 का खुला उल्लंघन है, अपितु मानवाधिकार के न्यूनतम उसूलों के भी एक खिलाफ है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में ट्रंप प्रशासन की इस जघन्य कार्रवाई का विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन सहित दुनिया के अनेक शहरों में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं या हो रहे हैं। भारत में भी दिल्ली से विशाखापट्टनम तक कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। विरोध कर रहे इन लोगों या संगठनों में सभी वेनेजुएला के अपराध राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थक या प्रशंसक नहीं हैं, पर वे निश्चय ही अमेरिकी प्रशासन के वैश्विक दबंगई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाती इस नृशंस कार्रवाई के विरुद्ध हैं। रूस, चीन, ब्राजील, ईरान, कोलंबिया, मेक्सिको, बोलिविया, क्यूबा और चिले सहित अनेक देशों के भारी विरोध और स्वयं अमेरिका के अंदर हो रहे विरोध से ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप अपने अलोकतांत्रिक मिजाज और दबंगई के लिए पहले से ही खासे कुख्यात हैं, इसलिए उन पर इन विरोध प्रदर्शनों का कितना असर पड़ेगा कहना कठिन है। स्पेन जैसे यूरोपीय मुल्क ने भी अमेरिकी हमले को खारिज किया है। सरकार ने भले ही कुछ खास नहीं बोला है, पर ब्रिटेन में भी राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ट्रंप वेनेजुएला में अमेरिका की सीधी हुकूमत या एक गैर निर्वाचित कठपुतली सरकार चलाने की अपनी मंशा को अंजाम दे पाते हैं या नहीं। अब ये आप देखिए, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि भारत नहीं बोल रहा, जबकि वेनेजुएला से मतलब चीन, भारत के लोग बोल रहे हैं, भारत नहीं बोल रहा। चीन आयात करता है, लोग सारी दुनिया के बोल रहे हैं, सरकारों की हम बात कर रहे हैं, सरकार नहीं तो बोल रही। विशाखापट्टनम में CITU का हमारी सरकार की चल रही विशेषता है, है, हमारी सरकार कभी कुछ नहीं बोलती। बहुत बड़ा प्रदर्शन फलस्तीन के मामले में भी यही था हमारे। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अमेरिका के भीतर की मुश्किलें जो हैं, भयंकर आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है, और ट्रंप की छवि बहुत खराब है उस देश में। अब कोई लोकतंत्र का लेना देना नहीं, उसको एक बहुत ही अहमक किस्म के शासक की तरह से लोग मान रहे हैं। और मैंने कितने ही कल से जो बहुत जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ हैं या लेखक हैं, उनकी स्टेटमेंट ये पढ़ी है ट्विटर के ऊपर। वो ये कहते हैं हमें एक अमेरिकी होने में शर्म महसूस हो रही है आज के दिन इस घटना के बाद से,
तो मैं जो शुरू में कह रहा था कि एक समय में ये लोग कुछ बहाना बनाते थे हमला करने का, वो बहाना बनाना छोड़ दिया। आप कल से देखो ड्रग का जिक्र ही नहीं कर रहे। अब वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला को हम चलाएंगे और तेल का बेहतर प्रबंध अब हम करेंगे, वहाँ के तेल का। वो ड्रग वाली बात भी वो समझते हैं कोई फायदा नहीं उसका जिक्र करने का, सच बोलने में ही फायदा। इन्होंने इराक में क्या किया था आप सोच के देखो। हाँ, मार दिया जी सद्दाम हुसैन को, देख लो। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कोई मतलब कट्टरपंथी इस्लामिक राज्य नहीं था जी, बल्कि एक लिबरल हम कह सकते हैं कि शासन था, जहाँ तक मतलब धार्मिक कट्टरता का ताल्लुक है। और ये कहा कि उनके पास सर्वनाश के अस्त्र, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और इन्होंने ये जब IAEA जो थी, जो आणविक एजेंसी है UNO की, उनको भेजा गया जांच परख करने के लिए, और उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हम पूरे इराक में घूम चुके, ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिल रहे कि सर्वनाश के अस्त्र हों इराक की सरकार या सद्दाम हुसैन के पास। तो पता क्या बोले राष्ट्रपति बुश ने ये कहा कि ये ना, जब एक जगह एजेंसी वाले जाते थे तो ट्रकों में उन अस्त्रों को दूसरी जगह ले जाते थे। तो किसी ने मजाक में ये कहा था कि सद्दाम हुसैन का बेडरूम भी चेक किया था उन्होंने, यहाँ तो नहीं है। बाद में क्या हुआ, उनकी हमला किया, तेल पे ही तो निशाना था ना, वो अमेरिकी कंपनियां तेल खनन करती हैं, मतलब हथियारों का बहाना था, तेल पर निशाना था। अब भी वही। बाद में क्या हुआ, जो टोनी ब्लेयर थे, जो राष्ट्रपति बुश के मतलब बहुत ही चाटुकार के रूप में बताते हैं, एक बार एक कार्टून छपा था कि एक डॉगी बना रखा था कुत्ता, उसके ऊपर पट्टा डाल के हाथ में बुश ने पकड़ रखी थी रस्सी, और उस पट्टे के ऊपर लिखा हुआ था टोनी ब्लेयर। ये संबंध था उनका। टोनी ब्लेयर ने ये कहा सार्वजनिक रूप, अभी भी जिंदा है वो तो, ये कहा कि हमें मालूम था कि सद्दाम हुसैन और इराक के पास कोई अस्त्र वस्त्र नहीं है, हमें तो करना था, ये कर दिया। फिर बाद में किया, लीबिया में कर्नल गद्दाफी जो राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या की। वहां भी कोई इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं था, वो भी एक धर्मनिरपेक्ष शासन था। देखो किस देश में कितनी डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी है, कितनी तानाशाही है, नहीं है, ये हर देश का एक सिस्टम है अपना। वहाँ की जनता जानती है वो उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, चाहे वो ईरान है, इराक है, लीबिया है, या कोई हिंदुस्तान, कोई भी मुल्क है। वहाँ का एक सिस्टम है। वहाँ की चुनाव प्रणाली में खामियां हैं, नहीं हैं। हमारे कितने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं कि भी वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है, लेकिन हमारे देश की जनता के हाथ में है। भाई पाकिस्तान में कैसा है या बांग्लादेश में कैसा है, ये वहाँ के उसके ऊपर निर्भर करता है। तो गद्दाफी साहब की इन्होंने हत्या करवाई, और वो हत्या का जो दावा करने वाले थे जी, फ्रांस ने ये कहा ये हमारा शिकार है, कि आखिरी गोली हमने चलाई थी उसके ऊपर जिससे वो मरा है। मतलब शिकार किसका है, इस पे झगड़ा उनका होता था। मेरे को एक लीबिया में डॉक्टर होते थे, हमारे दोस्त थे, वो भारतीय ही थे, हरियाणा के। उन्होंने वापस आके बताया, वो ये कह रहे थे कि जो कठमुल्ले होते हैं, वो कठमुल्ले पतली गलियों से निकलते थे। जिस टाइम पे गद्दाफी का शासन था, डरते थे शासन से, कोई वो किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होने देते थे। और लगभग यूरोप जैसे ही आधुनिकता का जीवन शैली वहाँ की है। लेकिन कितने ही इन्होंने इस प्रकार के जुल्म किए हैं, मरवा देते हैं जी। हैं वियतनाम में क्या नहीं किया था, क्या देश था छोटा सा। आप देखिए अमेरिका ने और वियतनाम की जनता ने फिर आधा मुल्क पहले आज़ाद करवाया, उसके बाद 1976 में जो साउथ वियतनाम था वो आज़ाद हुआ, फिर दोनों का एकीकरण हुआ। मतलब
यही इन्होंने कोरिया के साथ भी किया था, 2 टुकड़े कर दिए थे। यही इन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया था 1948 में, जब इंग्लैंड ने वहाँ का शासन छोड़ा, टुकड़े करके चले गए। हमारे देश के साथ यही किया, 47 में टुकड़े करके गए थे। तो ये साम्राज्यवाद की एक उसका मुख्य लक्षण और फीचर और उसकी विशेषता है, वो इस तरीके से लूट करने के लिए सरेआम मतलब हस्तक्षेप करने की घटनाएं करते हैं। लेकिन अब वाली घटना बाकियों से इस रूप में भिन्न है कि ये खुल के गुंडागर्दी है, मतलब इस कोई बहाना नहीं लिया इस पर, कोई बहाना नहीं है। तो इसलिए मैं शुरू में ये कह रहा था कि ये हमला केवल वेनेजुएला के ऊपर ही नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया की जो खुद मुख्तियारी, सॉवरेंटी और संप्रभुता हम कहते हैं, उसके अधिकार पर हमला है, नेचुरल जस्टिस पर हमला है। पूरी दुनिया के अंदर जो पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, जो एक सद्भाव होता है देशों का एक दूसरे देश के प्रति, मतलब टॉलरेंस, सहिष्णुता रखना और नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स का जो सिद्धांत है, जो माना गया यूएनओ के भी चार्टर के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ये किया गया है। और इसको रोकना हर एक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है और हर एक देश का बन जाता है। अब जो ठीक कह रहे हो, मेरे ख्याल में यूरोपीय देशों में भी इंग्लैंड को छोड़ के सबने निंदा की है बिल्कुल इसकी हमले की, और दुनिया भर में हो रही है। और जैसे फ़लस्तीन के पक्ष में लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे, तो कई देशों की सरकारों को झुकना पड़ा था, मतलब, वरना तो गजा के बारे में भी तो ट्रंप ने यही कहा था कि यहाँ तो इसको तो हम लेंगे, टूरिस्ट पैलेस। और वो पूरा का पूरा जो पट्टी है, गाजा पट्टी जिसको कहते हैं, वो मेडिटेरेनियन सी है, वो उधर वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उनको, रिजॉर्ट्स जो है, बीच, दुनिया भर का टूरिज्म का सेंटर बनाएंगे। तो बोला वहाँ के जनता का क्या होगा? बोला जनता को दूसरे जो मुल्क है पड़ोसी वो ले लें, उनको जिसको भी लेने, हमें कोई इस बात से मतलब नहीं है। इजिप्ट ले ले, लेबनान ले ले, सीरिया ले ले, ये सब बांट लें आपस में वहाँ की जनता को। और जो भी वहाँ तहस नहस इजराइल ने किया गया है उसको बोला हम ठीक करेंगे, अपनी कंपनियों को ठेका दे के उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे। ये है उनका जो मतलब करने का है। तो यहाँ पर भारत को भी खुल के बोलना चाहिए और लोगों को भी सामने आना चाहिए। ये मतलब नए साल की चुनौती की तरह से इसको देखने की ज़रूरत है वास्तव में, ऐसा लगता है। तो इसका मतलब तो ये है जी, शुरू से ही मतलब जो पूंजीवादी देश होते हैं वो शुरू से ही इस तरह करते आ रहे हैं, मतलब चलता ही रहा है ये। तो पूंजीवाद एक अवस्था में जाके साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है, क्योंकि उसका अपने संकट को हल करने के लिए उसको मार्केट चाहिए, लूटने को जगह चाहिए। वास्तव में ये उसकी परिणति एक तरीके से अभी भी, और जिस हिसाब से पकड़ के ले गए उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अगर इन पे दबाव ना बढ़ा तो ये मार ही देंगे उसको, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कह रहे हैं कि अब उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला, ट्रम्प को तो शांति दूत खुद को बताते हैं। शांति दूत, वो तो दावा कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रिक्वाई, नोबेल प्राइज वो उनको नहीं दिया, पर जिसको दिया उसने नोबेल उन्हीं को समर्पित किया। मतलब वो एक, और अब उसको भी नहीं बना रहे थे। बिफरा हुआ सांड है अब ट्रम्प जो है। जैसे सांड बिफर जाता है तो लोग भाग भाग के इधर उधर होते हैं, लेकिन जनता जो है वो अल्टीमेट डिसाइडर है। लोगों से बड़ी ताकत किसी चीज़ की भी नहीं है। वो अगर सामने आ जाएंगे तो निश्चित रूप से अंकुश जो है वो लग सकता है, ऐसा उसके अंदर। देख, तो पूरी दुनिया में दोस्तों इस कदम की निंदा हो रही है, लेकिन दादा तो दादा होता है जी। अब उसकी दबंगई कितनी चलती है और लोगों का क्या रुझान रहता है ये देखना अब तक होगा। तो देखो जहाँ भी वो दबंगई हुई है ना, उसका मुंह तोड़ जवाब तो मिला है, अगर हम इतिहास में झांकते पर ये हैं। 2026 की जो पहली घटना है साल की शुरुआत में, ये बताती है कि ये जो साल है, अगर दूसरे सारे मजबूत देश सारे कमजोर देशों पे ऐसे ही करने लगे सर, तो फिर ये दुनिया बचेगी कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आने वाले समय में देखिए दोस्तों, बहुत ही विकट समय ये 26 का। वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं ना, विश्व व्यवस्था, वो नियमों से ही चलती है आधुनिक दौर में। जी जी जी। लेकिन अब वो कुछ ऐसा होता जा रहा है कि
ये असल में ना 1990 से जो बैलेंस बिगड़ा ना, एक बार जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था ना, तो एक ध्रुव, पहले 2 ध्रुवीय दुनिया कहते थे, मौजूद थी, फिर एक ध्रुवीय हो गई। अब वो भू ध्रुवीयता की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो अमेरिका जो है वो उसको एक ध्रुवीय ही रखना चाहता है। ये जो मल्टीलेटरलिज्म के जो लक्षण हैं वो जगह जगह से उभर रहे थे, जैसे मतलब सिंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन जो है SCO जो बना हुआ था, और इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन जो बना था। ऐसे ये जो साउथ अमेरिका के देश जिनकी अपन अभी चर्चा की, वेनेजुएला, जहाँ उन्होंने एक एल्बा बना रखा है, मतलब लेफ्ट ऑल्टरनेटिव और बोलिवेरियन अलायंस, ऐसा करके एल्बा वो उसको कहते हैं, उन्होंने अपना वो भी एक बना रखा है। ऐसे उभर रहे हैं अलग अलग, तो ये उसको कर्ब करने के लिए, उसको दबाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो कुल मिला के वैसे अगर इस हमले को भी देखा जाए तो ये वेनेजुएला इसलिए शिकार बना है कि वहाँ सबसे ज़्यादा तेल चाइना इंपोर्ट करता था, तो ये चीन पर हमला है उस तरह से देखा जाए तो, क्योंकि चीन ही आज के दिन प्रतिस्पर्धा में है, जो अमेरिका से व्यापार में आगे निकलने वाला है। और ये लातिनी अमेरिका के देशों के बहुत अच्छे संबंध हैं सबके लगभग चीन के साथ। और उन्होंने जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या वो बनाया जो चीन ने, वो जो उनका रोड है जी, बॉर्डर रोड, वो इनिशिएटिव लिया उसने, वो सड़क बना रखी है। कितने ही मुल्क उसके 150 के करीब उसके मेंबर बन चुके, और उससे सभी को ही फायदा है म्यूचुअली, मतलब जहाँ जहाँ से भी वो निकल रहा है। तो ये है जो विश्व स्तर के ऊपर भी जो प्रतिस्पर्धा उस तरह से है, उससे भी इसका लेना देना निश्चित तौर पर है। तो शायद अमेरिका में भी, अमेरिका सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन खजाने यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है वेनेजुएला। शायद वेनेजुएला का तेल का निकालना सस्ता पड़ता है अमेरिका के मुकाबले। हाँ जी, वो हैवी है और उसका खनन अभी कम हो रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है कि हम ज़्यादा खनन कर सकते हैं वहाँ से, ये रीजन है सबसे बड़ा। खैर दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने विचार बताना। आपको ये कदम अमेरिका का दुनिया को किस तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है? शुक्रिया कामिल साहब। हाँ जी, नमस्कार। और नए साल में जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम समझते हैं कि लोगों की आकांक्षाएं जो हैं वो पूरी हों, और इस प्रकार की जो जातियां हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा अगर लोग अपना संकल्प मजबूत करेंगे। धन्यवाद।